Welcome to Bachao Edutech. I am Mayur Bachao and we were studying laws of motion. बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या-क्या देखा था, उसे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने देखे थे न्यूटन सर ने दिए हुए तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब ही v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये तीन इक्वेशन भी हमने स्टडी किए थे। उसमें से जो पहला इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसको हमने ग्राफ के मदद से थोड़ा डीप में समझा और उसे प्रूव भी कर लिया था। तो बच्चों, आज चलो देखते हैं बाकी के बचे हुए दो इक्वेशंस को। आज हमें स्टडी करना है इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, मतलब ही सर आइजैक न्यूटन का सेकंड इक्वेशन। वो कौन सा था? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है जिसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, ये इक्वेशन स्टडी करने के लिए हम वही ग्राफ इस्तेमाल करेंगे जो पिछले लेक्चर में किया था, इसीलिए उस ग्राफ को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट की है और x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है। हमें बताया गया था कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट D एंड स्टॉप्स एट पॉइंट B। एक ऑब्जेक्ट है जो D पॉइंट से स्टार्ट होता है और B पॉइंट पे जाके स्टॉप होता है। जब वो स्टार्ट होता है तब उसकी वेलोसिटी थी, मतलब ही इनिशियल वेलोसिटी थी स्मॉल u जितनी, और जब वो पॉइंट B पे जाता है मतलब ही ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त पे, स्मॉल लेटर v जितनी। और ऑब्जेक्ट को पॉइंट D से पॉइंट B पे जाने में कितना टाइम लगता है, उसे लगता है टाइम t जितना। तो चलिए इस बैकग्राउंड पे अब स्टडी करते हैं सेकेंड इक्वेशन को। Let us suppose that an object in uniform acceleration a and it has covered the distance s within time t। अभी जब ऑब्जेक्ट D से स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है u जितनी, जब ऑब्जेक्ट B पे पहुंचता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है v, मतलब ही देयर हैज बीन अ चेंज इन द वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हुई है? चेंज हुई है। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन में है। और इधर इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है? स्मॉल a इतना है। ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? स्मॉल s इतना डिस्टेंस कवर किया है। और ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा है? तो स्मॉल t इतना टाइम ऑब्जेक्ट को s डिस्टेंस कवर करने में लगा है। फ्रॉम द ग्राफ in the figure 1.9, the distance covered by the object during time t is given by the area of quadrangle DOEB। बच्चों, इससे पहले हमने जो भी इक्वेशन स्टडी किए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, हमने क्या देखा था कि ग्राफ के नीचे जो भी एरिया बनता है वो एरिया हमें क्या दर्शाता है? दैट एरिया shows the distance covered by the object. So that is what they are telling us, that the distance covered by the object, that is S, is equals to the area of quadrangle DOEB। मतलब ये जो अभी ग्रीन कलर में एरिया हाईलाइट हुआ है वो एरिया हमें क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? S मतलब ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। बच्चों, हमारे पास अभी इक्वेशन है s मतलब ही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB, मतलब जो अभी आप ग्रीन कलर में देख सकते हो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो हम ये एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOEA, मतलब जो अभी आपको पिंक कलर में दिख रहा है उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, मतलब जो अभी आपको ब्लू कलर में दिख रहा है उस ट्राइंगल का एरिया। बच्चों, अगर आप ठीक से देखो तो क्वाड्रिलेटरल DOEA
मतलब जो पिंक कलर का क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअली एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इस फॉर्मूला से। सिमिलरली ट्राइंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसीलिए हम इन दो एरिया को अभी इन फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर s मतलब ही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है क्वाड्रिलेटरल का, वो है AE। इसीलिए हमने क्वाड्रिलेटरल DOEA इसके जगह पे लिखा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब ही AE इनटू OE, क्योंकि AE is the length of the quadrilateral and OE is its breadth। अभी हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल की हाइट है AB और ट्राइंगल का बेस है AD, इसीलिए हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ AB इंटू DA। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल DOEB, मतलब ही इट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस। बट बच्चों अगर आप ठीक से देखें तो AE की जो वैल्यू है वो है U इतनी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल DOEA इज अ रेक्टेंगल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, इसीलिए लेंथ ऑफ साइड OD विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड AE। और OD की वैल्यू कितनी है? OD इज इक्वल्स टू U, देयरफॉर AE इज आल्सो इक्वल्स टू U। सिमिलरली आप ग्राफ में देख सकते हो कि OE की वैल्यू है T इतनी, और DA की भी वैल्यू कितनी होगी? T इतनी ही होगी, क्योंकि OE एंड DA आर अगेन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। और बच्चों पिछले लेक्चर में और पिछले इक्वेशन में हमने CD की वैल्यू कैलकुलेट की थी। CD, द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD was equals to A into T, मतलब ही एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अगर आप ठीक से देखें तो CD और AB ये दोनों वापस अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल है, इसीलिए CD विल बी इक्वल्स टू AB, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? A इंटू T। अब ये सारी वैल्यूज हम ऊपर के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा S मतलब ही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू U इंटू T, क्योंकि AE की वैल्यू है U और OE की वैल्यू है T, प्लस हाफ इंटू 80 इंटू T, क्योंकि AB की वैल्यू है 80 और DA मतलब ही AD इसकी वैल्यू है T। तो बच्चों अगर हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा इक्वेशन S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एंड दिस is the second equation of motion। this is the second equation of motion। तो बच्चों इस तरीके से हमने मोशन का दूसरा इक्वेशन भी डिराइव कर लिया है यूजिंग द सेम ग्राफ। अब हम स्टडी करेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। मतलब जो थर्ड इक्वेशन है जो रिलेशन देता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, उस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो वो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। We have seen that from the graph in the figure 1.9, we can determine the distance covered by the object in time t from the area of quadrangle DOEB। वो कह रहे हैं कि हम distance covered by object उसे calculate कर सकते हैं। कैसे? By calculating the area of quadrangle DOEB। मतलब जो अभी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, अगर हम उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बच्चों अभी तक हमने जितने भी वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ स्टडी किए हैं उसमें हमेशा हमने देखा है कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जो हमें ग्राफ के नीचे मिलता है वो एरिया होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर। इसीलिए वही लॉजिक अभी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और हमें मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल DOEB। DOEB इज अ ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल DOEB एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सिर्फ दो ही साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, बाकी के जो दो साइड्स है वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट द साइड्स OD इज पैरेलल टू द साइड EB। OD ये जो साइड है वो EB साइड को पैरेलल है,
और बाकी के जो दो साइड से वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। Therefore, the distance traveled is equals to the area of the trapezium DOEB. बच्चों, अभी हमारे पास है इक्वेशन डिस्टेंस दैट मीन्स S is equals to the area of trapezium DOEB, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स कौन सी है, DO और EB, इन दोनों को हमें ऐड करना है और उसे मल्टीप्लाई करना है द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, OE इतना डिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई करना है और हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अभी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू ब्रैकेट में OD प्लस BE, क्योंकि दैट इज इक्वल्स टू द सम of the parallel sides into OE. OE is the distance between the parallel lines. बट बच्चों OD की वैल्यू तो हमारे पास है और वो है U इतनी। सिमिलरली हमारे पास BE की भी वैल्यू है एंड BE is equals to V. सिमिलरली OE is equals to T. अभी ये जो सारी वैल्यूज है हम ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन S मतलब ही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ब्रैकेट U प्लस V इंटू T। बच्चों आप इस इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे और याद में भी रखेंगे। इस इक्वेशन को लिख लीजिए क्योंकि ये इक्वेशन में हमें आगे जाके जो T की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, इसीलिए ये इस इक्वेशन की जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी। बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A is equals to V minus U upon T, मतलब ही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो हमें मिल जाता है इक्वेशन T is equals to V minus U upon A। हमने सिर्फ A और T इन दो चीजों को इंटरचेंज कर लिया है, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ T। यही है हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस t की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। जो इक्वेशन था s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। इस इक्वेशन में अभी हम t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर द इक्वेशन विल बिकम s मतलब ही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू, अभी t की जगह पे हम लिखेंगे v minus u upon a। Therefore the equation will become s is equals to u plus v into v minus u upon 2a. Now we have the equation s is equals to ब्रैकेट में u plus v ब्रैकेट कंप्लीट into v minus u upon 2a। बच्चों जो 2a अभी RHS में है, अगर वो LHS को जाता है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इसीलिए हमें मिलेगा इक्वेशन 2 इंटू ए इंटू एस, मतलब ही 2as इज इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। पर बच्चों अगर आप ठीक से देखें v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का एक्सपांशन। तो उस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देयरफॉर द इक्वेशन विल बिकम 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी जो u स्क्वायर RHS में है उसे हम भेज देंगे LHS में, तो जब वो RHS से LHS में जाएगा वो अपनी साइन चेंज कर देगा। देयरफॉर द इक्वेशन विल बिकम 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे हमें देखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द वेलोसिटी ऑफ एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी।
ये हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो ही ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। द चेंज इन वेलोसिटी कैन बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ। बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि वेलोसिटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, फर्स्टली स्पीड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। ये हमने देखा था मोटर बाइक के एग्जाम्पल से। अगर मोटर बाइक सिर्फ अपना स्पीड बढ़ाती है तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, अगर मोटरसाइकिल सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो भी वेलोसिटी चेंज करती होती है, और अगर मोटरसाइकिल दोनों स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करती है तो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। तो हमने सीखा था दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर दोनों में से एक भी क्वांटिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज होगी। अभी हमें स्टडी करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक जो हमने स्टडी किया वो था लीनियर मोशन, मतलब ही मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बट अभी हमें स्टडी करना है मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इसीलिए हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों, टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, चलो उसे देखते हैं। ऑब्जर्व द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड। आप फिगर में एक क्लॉक देख सकते हो और उस क्लॉक का जो एक हैंड है वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है। तो उस हैंड के बारे में, उसके स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में आप क्या कह सकते हो, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों, चलो बात करते हैं पहले उसके स्पीड के बारे में। अगर हम ठीक से देखें तो वो जो घड़ी का काटा है वो बराबर 1 मिनट में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। दैट मीन्स इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। If an object covers equal distance in equal intervals of time, we can say that it has uniform speed. Object का speed कैसा है? Uniform है, constant है। क्यों? क्योंकि वो उतना ही distance cover करता है equal amounts of time में। इसीलिए उस hand of the clock इसका speed कैसा है? Constant है। लेकिन क्या उस हैंड की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? क्या उस घड़ी के कांटे की वेलोसिटी भी सेम है? तो बच्चों, अभी हमने देखा कि वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक है स्पीड और दूसरी है डायरेक्शन। स्पीड भले ही उस कांटे का कांस्टेंट हो, लेकिन उस कांटे की डायरेक्शन जो है वो हर मोमेंट को चेंज होती है। इसीलिए ऑब्जेक्ट की, मतलब ही हैंड ऑफ द क्लॉक की वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। द स्पीड ऑफ द टिप इज कांस्टेंट। घड़ी के कांटे का स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। घड़ी के कांटे की डायरेक्शन हर वक्त बदल रही है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। As the tip is moving along a circular path, its motion is called as uniform circular motion. घड़ी का कांटा सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं that it is moving in uniform circular motion. बच्चों, आगे एक और एक्टिविटी दी गई है, चलो उसे देखते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर। फिगर में एक रेक्टेंगल दिया गया है और आपको ऐसा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। Note how many times you have to change the direction while tracing the complete path. रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त आपकी डायरेक्शन कितने बार चेंज होती है ये आपको नोट डाउन करना है। तो आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल को चार साइड्स है, इसीलिए रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त आपकी डायरेक्शन, आपके पेन की डायरेक्शन चार बार चेंज होगी। Now repeat this action for a pentagonal, hexagonal and octagonal path। मतलब अभी हमें एक पेंटागन ड्रॉ करना है, हेक्सागन ड्रॉ करना है और ऑक्टागन भी ड्रॉ करना है। तो बच्चों, ये है पेंटागन जिसके होते हैं 5 साइड्स। तो आप देख सकते हो कि पेंटागन ड्रॉ करते वक्त हमने कितनी बार डायरेक्शन चेंज की है? 5 टाइम्स, बिकॉज इट हैज 5 साइड्स। सिमिलरली, while drawing a hexagon,
Hexagon has 6 sides. Therefore, while drawing a hexagon, the number of times we will change direction is 6. इसलिए हम 6 बार डायरेक्शन को चेंज करेंगे. सिमिलरली ऑक्टागन को होती है 8 साइड्स, इसीलिए ऑक्टागन ड्रॉ करते समय हमें 8 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. आगे एक क्वेश्चन है, चलो उसे पढ़ते हैं. If you increase the number of sides of the polygon and make it infinite, अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त 4 साइड्स हमें ड्रॉ करनी थी, पेंटागन के वक्त 5 साइड्स, हेक्सागन के वक्त 6 साइड्स और ऑक्टागन के वक्त 8 साइड्स हमें ड्रॉ करनी थी. अगर हम इस नंबर ऑफ साइड्स को इनफाइनाइट कर दे, देन हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन. तो आपको डायरेक्शन कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है. व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ. तो वो जो पॉलीगॉन बनेगा उसका शेप क्या होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है. बच्चों इन क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. दिस शोज दैट एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन मोर एंड मोर टाइम्स. आप जितनी बार साइड्स बढ़ाओगे आपको उतनी ही बार डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी. अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त आपको 4 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, पेंटागन ड्रॉ करते वक्त 5 बार, हेक्सागन ड्रॉ करते वक्त 6 बार और ऑक्टागन ड्रॉ करते वक्त आपको 8 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी. तो जितने भी आप साइड्स इंक्रीज करोगे उतनी बार आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी. एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स टू इंफिनिटी, द पॉलीगॉन बिकम्स अ सर्कल. और इस तरीके से अगर आप साइड्स बढ़ाते जाओगे एंड द नंबर ऑफ साइड्स बिकम इनफाइनाइट, आप अगर इनफाइनाइट साइड्स ड्रॉ करते हो तो आपका पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, वो एक सर्कल हो जाएगा. When an object is moving with constant speed along a circular path, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, द चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन. बच्चों अभी हमने देखा कि सर्कल ड्रॉ करते वक्त आपको डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. मतलब एट एवरी मोमेंट द डायरेक्शन विल चेंज. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, सर्कल पे मूव हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. एट एवरी सिंगल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज. और अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होगी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर आप दोनों में से कोई भी क्वांटिटी चेंज करते हो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होगी. और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कह सकते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन. ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक्सेलरेशन है. बच्चों आप फिगर में देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल पे मूव हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, और उस ऑब्जेक्ट से एक ब्लू कलर का एरो भी आप देख पा रहे हो. वो ब्लू कलर का एरो आपको उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दिखाता है. आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है उसी उसी के साथ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. और अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होगी. When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called as uniform circular motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसे हम कह सकते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बच्चों अभी हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इस केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द सर्कमफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जब ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव हो रहा है तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सर्कल के सर्कमफरेंस इतना. इसीलिए हम डिस्टेंस की जगह पे अभी क्या लिख सकते हैं, सर्कमफरेंस. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस अपॉन टाइम. और बच्चों आपको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला तो मालूम ही है, सर्कमफरेंस होता है सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 बाय आर. तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू 2
into pi into r upon time, where r is the radius of the circle and t is the time taken for one revolution. उस ऑब्जेक्ट को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम हमें इस बार लेना है. Therefore speed is equals to 2 pi r upon t. Determining the direction of velocity in uniform circular motion. अभी बच्चों हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तब. इसके लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. चलो उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं. Take a circular disc and put a 5 rupee coin at a point along its edge. आपको एक डिस्क लेनी है और उस डिस्क पे एक 5 रुपीज का कॉइन रख देना है. Make it move around its axis by putting a pin through it. आपको डिस्क के आर पार एक पिन अटैच करनी है और उस पिन पे उस डिस्क को मूव करना है. When the disc is moved at higher speed, the coin will be thrown off as shown in the figure. आप देख पा रहे हो कि जब डिस्क पे जो कॉइन रखा है, अगर आप डिस्क को जोर से घुमाते हो तो कॉइन क्या होगा, कॉइन फेंक दिया जाएगा डिस्क के बाहर. नोट द डायरेक्शन इन विच इट इज थ्रोन ऑफ. आपको कॉइन किस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन को नोट डाउन करना है. रिपीट द एक्शन प्लेसिंग कॉइन एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द कॉइन इज थ्रोन ऑफ. बेसिकली आपको एक फिरकी लेनी है और फिरकी पे आपको कोई भी कॉइन रख देना है. जब आप फिरकी को घुमाओगे तो कॉइन फिरकी से फेंक दिया जाएगा और आपको नोट डाउन करना है कि वो कॉइन किस डायरेक्शन में गया है. और उसके बाद आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे उस कॉइन को रखना है और आपको नोट डाउन करना है कि वापस वो कॉइन किस डायरेक्शन में फेंका गया है. The coin will be thrown off in a direction of the tangent which is perpendicular to the radius of the disc. आप नोटिस करोगे कि कॉइन जो है वो हमेशा टैंजेंट के डायरेक्शन में फेंका जाता है. बच्चों अभी आपको मालूम ही है टैंजेंट क्या होता है. टैंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, उसे हम कहते हैं टैंजेंट. आपका कॉइन जो है वो उस टैंजेंट के डायरेक्शन में ही फेंका जाएगा. टैंजेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है, टैंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. फिगर में आप एक ऑब्जेक्ट देख सकते हो जो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है. मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट ये कॉइन है. तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से एक ब्लू कलर का एरो वापस निकल रहा है. ये जो ब्लू कलर का एरो है ये एक टैंजेंट है टू द सर्कल. आप देख सकते हो that the arrow in blue color touches the circle only at one particular point. वो एरो उस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होता है, इसीलिए वो एरो एक टैंजेंट है, टैंजेंट टू द सर्कल. और आप देख सकते हो that the blue arrow is always perpendicular to the radius of the circle. जो ब्लू एरो है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, मतलब ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस के साथ. भले वो ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो सर्कल पे, it will always make an angle of 90 degree with the radius. That means it is always perpendicular to the radius. Thus, the direction in which it gets thrown off depends on the position at the moment of getting thrown off. मतलब वो कॉइन किस डायरेक्शन में फेंका जाएगा ये डिपेंड करता है कि फेंके जाने वक्त वो कॉइन कौन सी पोजीशन पे था. मान लीजिए वो ए पे था तो वो लेफ्ट साइड को फेंका जाएगा, बी पे हो तो डाउन साइड को, सी पे राइट साइड को और डी पे अपवर्ड्स फेंका जाएगा. क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट सी पे आता है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है राइट साइड को, जब वो ऑब्जेक्ट ए पे आता है तो टैंजेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड को. इसीलिए हम देख सकते हैं that the coin will always be thrown off in a tangential direction. tangent के डायरेक्शन में ही हमेशा कॉइन फेंका जाएगा. It means that as the coin moves along the circular path, जैसे ही कॉइन सर्कुलर पाथ में मूव होता है, the direction of its motion is changing at every point. ऑब्जेक्ट की मतलब ही कॉइन की डायरेक्शन हर मोमेंट को हर बार चेंज होती रहती है. बच्चों
आज के लेक्चर में हम देखेंगे इतना ही। बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है उसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।